नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। और अपने 10th क्लास का पहला चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर में अपने टॉपिक चल रहा था मौर्य वंश। मौर्य वंश में अपन ने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और उनके पुत्र सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन कर लिया था। और आज अपन अध्ययन करेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है मौर्य प्रशासन। देखो, आज का जो टॉपिक है वह काफ़ी बड़ा है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ अपन जो मौर्य प्रशासन में केंद्रीय शासन व्यवस्था थी सिर्फ उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो मौर्य प्रशासन की प्रांतीय व्यवस्था है, ठीक है ना, प्रांतीय शासन व्यवस्था, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। मौर्य प्रशासन। तो मौर्य प्रशासन में केंद्रीय शासन व्यवस्था हुआ करती थी। ठीक है, तो केंद्रीय शासन व्यवस्था यह भारत की प्रथम केंद्रीय शासन व्यवस्था थी और इसमें जो संपूर्ण शक्तियाँ होती थी वह राजा के हाथ में निहित होती थी। ठीक है, राजा संपूर्ण सत्ता का अधिकारी होता था, संपूर्ण शक्तियाँ राजा के हाथ में निहित होती थी। अब देखो, सारी शक्तियाँ राजा के हाथ में होती थी फिर भी राजा निरंकुश नहीं था। सारी शक्तियाँ राजा के हाथ में थी फिर भी क्या है, वह निरंकुश नहीं था, अर्थात अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता था। राजा पर पुरोहित वगैरह होते थे, जो पुरोहित थे इसके राज्य के पुरोहित, महामात्य, ये इसके ऊपर नियंत्रण रखा करते थे। यानी राजा कोई भी जो कार्य करता था उस कार्य में राजा पुरोहित से, महामात्यों से, मंत्रीगण से, इनसे सलाह लेके फिर वह कार्य करता था, अर्थात वह निरंकुश नहीं था। ठीक है, उस पर अंकुश था। अब देखो नेक्स्ट, कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। कौटिल्य ने राज्य के बताए 7 अंग। कौटिल्य ने कहा कि इन 7 अंग, इन 7 तत्वों के बिना किसी राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। तो देखो, वो 7 अंग कौन कौन से थे? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। ठीक है ना, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, ये 7 तत्व है। इन 7 तत्वों के बिना किसी राज्य का निर्माण नहीं हो सकता और इसको कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं इसको? कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। यानी इन 7 अंगों के बिना किसी भी राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। ये कही है बात किसने? कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ आगे। देखो, राजा द्वारा उस समय कुछ महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति की जाती थी, जैसे मुख्यमंत्री है, पुरोहित। ठीक है ना, मुख्यमंत्री व पुरोहित, इन दोनों पदों की नियुक्ति के लिए राजा एक परीक्षण का इस्तेमाल करता था, उपदा परीक्षण। ठीक है, उपदा परीक्षण के माध्यम से राजा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति करता था। अब देखो, उपदा परीक्षण क्या होता है? उपदा परीक्षण होता है किसी व्यक्ति के चरित्र की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना। ठीक है ना, उसके चरित्र के बारे में अच्छे से जानना, उसकी जांच पड़ताल करना, ये कहलाता है उपदा परीक्षण। और इसी के माध्यम से राजा मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति किया करता था। ठीक है, तो ये तो केंद्रीय शासन की व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब स्टार्ट करते हैं अपन केंद्रीय प्रशासन। ठीक है ना, तो मौर्य वंश का जो केंद्रीय प्रशासन था वह किस प्रकार था, किस प्रकार से चला करता था? अब देखो, केंद्रीय प्रशासन में कुल टोटल 18 विभाग हुआ करते थे। ठीक है ना, पूरी केंद्रीय जो शासन व्यवस्था थी इसमें टोटल 18 विभाग थे। इन 18 विभागों को कहते थे तीर्थ। क्या कहते थे? तीर्थ। 18 विभाग कह लो चाहे 18 तीर्थ कह लो। ठीक है, अब देखो, इन तीर्थों के जो अध्यक्ष होता था ना उसको कहते थे महामात्र या महामात्य। तीर्थों के अध्यक्ष को महामात्र या महामात्य कहा जाता था। और इन महामात्यों के नीचे कुछ अधिकारी कार्य किया करते थे, यानी इनके निम्न स्तर के अधिकारी थे, उन्हें युक्त व उपयुक्त कहा जाता था। महामात्यों के निम्न स्तर के जो अधिकारी होते थे इनसे नीचे केंद्र सरकार में, ठीक है, उनको युक्त व उपयुक्त कहते थे। और इन 18 विभागों में, इन 18 तीर्थों में 4 प्रमुख तीर्थ थे, मंत्री, पुरोहित, सेनापति व युवराज। ठीक है ना, मंत्री, पुरोहित, सेनापति व युवराज, ये 4 प्रमुख तीर्थ हुआ करते थे इन 18 तीर्थों में से। ठीक है, अब देखो आओ, इन्हीं 18 तीर्थों में से 2 तीर्थ जिनके बारे में अपन जानेंगे, एक तो समाहर्ता और एक सन्निधाता। ठीक है ना, समाहर्ता और सन्निधाता, ये दोनों तीर्थ भी इन 18 तीर्थों में से ही हुआ करते थे। अब देखो, समाहर्ता जो नामक अधिकारी होता था उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना, ये समाहर्ता नामक अधिकारी के महत्वपूर्ण कार्य थे।
और जो सन्निधाता नामक अधिकारी होता था अध्यक्ष, ठीक है ना, उसको कोषाध्यक्ष भी कहा जाता है, ठीक है ना, उसको चाहे कोषाध्यक्ष कह लो आप, चाहे सन्निधाता कह लो, ठीक है। अब देखो इसका महत्वपूर्ण कार्य था कोषगृह या अन्नागार का निर्माण करवाना। ये सन्निधाता नामक अधिकारी का महत्वपूर्ण कार्य होता था कोषगृह या अन्नागार का निर्माण करवाना, ठीक है। अब देखो आगे आओ। देखो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने क्या किया है, उनकी पुस्तक में 26 विभागों के अध्यक्षों का उल्लेख किया है, जिनमें प्रमुख विभागाध्यक्ष कौन कौन से थे उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कोषाध्यक्ष। अब देखो कोषाध्यक्ष मैंने आपको यहाँ पे बताया और फिर से यहाँ पे कोषाध्यक्ष आ गया। देखो यहाँ पे अपन जिस कोषाध्यक्ष की बात कर रहे थे वो है तो यही, लेकिन यहाँ पे अपन बात कर रहे थे 18 विभागों में, यानी तीर्थों की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ तीर्थों के बारे में, विभागों के बारे में बता रहा था, और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सिर्फ विभागों के अध्यक्षों की, ठीक है ना। कौटिल्य ने विभागों के अध्यक्षों का उल्लेख किया है अपने पुस्तक में, 26 विभागों के अध्यक्षों का उल्लेख किया है, 26 विभागों के अध्यक्षों के बारे में बताया कौन कौन से विभागाध्यक्ष है। एक से कोषाध्यक्ष, ठीक है, एक है शीताध्यक्ष। शीताध्यक्ष होता था वो कृषि विभाग का प्रमुख होता था। एक है परमाध्यक्ष। परमाध्यक्ष होता था वो व्यापार विभाग का प्रमुख होता था। सूत्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष कताई व बुनाई विभाग का प्रमुख होता था। लूनाध्यक्ष बूचड़खाना का प्रमुख होता था। अब देखो ये बूचड़खाना क्या होता है, बूचड़खाना जहाँ पे पशु को काटा जाता है, जैसे अपने होते हैं ना कसाई वगैरह इनकी दुकानें, ठीक है ना, तो वो बूचड़खाना कहलाती है, ठीक है। विविताध्यक्ष, विविताध्यक्ष होता था चारागाह विभाग का प्रमुख होता था। लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष होता था राजकीय टकसाल विभाग का प्रमुख, यानी राजकीय टकसाल विभाग का नियंत्रक होता था, और इसका महत्वपूर्ण कार्य होता था मुद्रा जारी करना, ठीक है। पोतवाध्यक्ष होता था वो नाविक विभाग का प्रमुख होता था, और बंधनागाराध्यक्ष होता था वह कारागार विभाग का प्रमुख होता था, ठीक है ना। और एक आठविक होता है वन विभाग का प्रमुख, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष थे विभागों के, तो इनका उल्लेख कौटिल्य ने किया है अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में। तो आज का जो अपना केंद्रीय प्रशासन का टॉपिक था वो समाप्त होता है, और अब नेक्स्ट जो प्रांतीय शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ओके बाय दोस्तों।